बेटा सेकंड टर्म के अंदर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सबसे ज्यादा, ठीक है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इस फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले चैप्टर में से बेटा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बेटा, ये 100% एग्जाम के अंदर कोई ना कोई पूछा जाता है इसमें से। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट के लिए सबसे पहले हमें समझना है, देखो नाम तो आप समझ गए होगी, मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं या कितनी फॉर्म्स होती हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि भैया मार्केट कहते हैं किसे, सर कि बाजार होता क्या है। भाई नॉर्मली आप मार्केट समझते हो कि बाजार है, ये हम घूमने जा रहे हैं, दिवाली है तो दिवाली पे भी आप जा रहे हो मार्केट, लेकिन एक्चुअल में मार्केट किसे पता है। भाई बात क्या चल रही है, मार्केट कौन सी जगह है। तो बेटा मार्केट में कौन कौन जाता है पहले ये सोचना है। हम लोग जाते हैं एज अ कंज्यूमर, दुकान वाला आता है एज अ प्रोड्यूसर या एज अ सेलर। तो एक तो मार्केट वो जगह हो गई जहाँ पे कंज्यूमर, बायर और सेलर कैन मीट, दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। किसके लिए मिलते हैं, टू सेल और बाय गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों को खरीदने और बेचने के लिए। तो सिंपल सा लॉजिक हो गया, अपने आप दिमाग लगाना चाहिए हमें किसी चीज पे कि मार्केट क्या जगह है जहाँ पे कंज्यूमर और बायर यानी सेलर और बायर आपस में मीट करते हैं, चीजों को खरीदते और बेचते हैं, उसे क्या कहा गया है बेटा, बाजार कहा गया है। अब अगर हम बुक की लैंग्वेज पे चलते हैं तो देखो व्हाट इज मार्केट। पहला क्वेश्चन ही क्या है बेटा, मार्केट क्या है। कहता है एनी इफेक्टिव अरेंजमेंट फॉर द ब्रिंगिंग बायर्स एंड सेलर इनटू द कॉन्टैक्ट विद वन अनदर इज डिफाइंड एज अ मार्केट। कोई भी ऐसी जगह जहां पे हमने कुछ ऐसा बना रखा है जहां पे बायर और सेलर आपस में आके मिले और चीजों को खरीदे बेचे, वो क्या कहलाएगी बच्चे आपकी, एक तरीके से मार्केट कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है बेटा हमारा कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर कितने तरीके की मार्केट होती है। अब मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन। लास्ट ईयर के सिलेबस के अंदर से 2 मार्केट कट गई थी हमारी, ठीक है। हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली थी, और ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक हटा दी गई थी। तो अभी आपके रिसेंट सिलेबस में हम देख लेंगे, अभी आज जो स्टडी करेंगे हम पहले 2 मार्केट करेंगे जो लास्ट ईयर भी थी। सबसे पहले मार्केट आती है बच्चे आपकी यहाँ पे कौन सी, मोनोपोली। देखो यहाँ पे मोनोपोली मार्केट ना आप सुनते हो जानते हो, लेकिन उसे एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे। टर्म बना ये किसके, मोनोपोली। किससे बना, मोनो प्लस में, ठीक है, मोनो प्लस में पॉली। और मोनो का क्या मतलब होता है, सिंगल, और पॉली का क्या मतलब होता है, सेलर। यानी मोनोपोली का मतलब क्या हो गया, सिंगल सेलर। ये मोनोपोली को हिंदी में बोला जाता है बेटा एकाधिकार। क्या बोलते हैं हम उसको, एकाधिकार, यानी जिसके ऊपर मेरा मोनोपोली राइट है, एक अधिकार है। अगर मैं आपसे बात करूं बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ मोनोपोली इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर अगर मैं बिजली की मोनोपोली की बात करूं तो किसके पास है, बीएसईएस। उसके अलावा कोई और है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। तो एक अधिकार किसके पास हो गया, बीएसईएस के पास हो गया। इंडिया के लेवल पे बात करूं तो किसके पास है मोनोपोली, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इंडियन रेलवे। उससे सस्ता कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड आज तक है ही नहीं, है ना। और वो किसके पास है, सिर्फ इंडियन रेलवे के पास है, क्योंकि उसके अलावा कोई प्राइवेट एंटरप्रीनियर तो आएगा नहीं। क्यों। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मोनोपोली तो क्लियर हो गया सबको कि जिसके ऊपर किसी भी एक का राइट होता है यानी एक अधिकार होता है, वो क्या कहलाता है बच्चे, हमारा मोनोपोली कहलाता है। अब आता है मोनोपोली का मीनिंग क्या है। कहता है मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, जहां पे बेचने वाला कौन होगा, सिर्फ एक, ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ही हैज अ फुल कंट्रोल ओवर अ सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी एंड हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा। अब एग्जांपल बात करते हैं हम बीएसईएस की दिल्ली के हिसाब से। मैंने एग्जांपल क्या दिया कि अगर हम बात करते हैं दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसके सप्लायर सिर्फ एक ही है यहाँ पे, वो कौन है, बीएसईएस। तो बच्चे अगर, अब देखो इसमें से टर्म समझो, बेचने वाला कौन है, सिंगल सेलर कौन हो गया, बीएसईएस। फुल कंट्रोल किसका है, बीएसईएस का, कोई सब्स्टिट्यूट है। अब इसका मतलब बीएसईएस जब चाहे प्राइस बढ़ा सकता है, प्राइस कम कर सकता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, बीएसईएस के हाथ में है। समझ आई। तो जब भी आप मोनोपोली के अंदर वर्क करते हो तो देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि इंडियन रेलवे और पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ठीक है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ पियर्स, ठीक है। जो रेगुलर नहाते होंगे उन्हें पता होगा पियर्स क्या होता है, ठीक है। समझिए अब पियर्स को एक एक करके समझते हैं कि बेटा पियर्स के अंदर ये जो पी किसके लिए स्टैंड करता है, ई किसके लिए स्टैंड करता है, एक एक करके चीजों को समझना पहले आप। सबसे पहले आता है बेटा प्राइस डिफरेंशिएशन। कहता मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सन एंड इन डिफरेंट मार्केट एरियाज। देखो मोनोपोली के अंदर ना एक चीज होती है, इसको बोलते हैं हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जाना जाता है, यानी एक ही चीज के अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। अब ये ऐसा होता कैसे है,
एक एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर है, अगर वो बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा है तो वो आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो अपने पर्सनल क्लिनिक में बैठा है वहां से वो आपके 1000 रुपीज चार्ज करता है। हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलिए और बहुत सारे एग्जांपल्स हम बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। देखो होता क्या है, सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। अभी क्या चल रहा है, दिवाली चल रही है, दिवाली पे क्या होता है, ज्यादातर सीनरी वगैरह खरीदने का ट्रेंड होता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। आपने देखा होगा यहाँ पे जो अच्छी सीनरियां मिलती हैं, यहाँ मिलती हैं, वो कहाँ मिलती है, छोटे बाजार के अंदर जो रेलवे ट्रैक है उसके नीचे बहुत सारे बैठे हैं, क्योंकि वो सारे मैन्युफैक्चरर है एक तरीके से, आगे गोदाम है वहीं पे बनाते हैं। अब देखो होता क्या है, अब आप एक एग्जाम्पल समझना, आप वहां से एक सीनरी लेने गए, आपको कोस्ट करी, इतना बोला उसने, ठीक है। अब रेट डिपेंड्स ऑन योर मम्मीज कैपेसिटी ऑफ बार्गेनिंग, ठीक है ना। कोई 600 में ले आएगा, कोई 400 में ले आएगा, कोई 700 में ले आएगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, जितना उसके पास टाइम है वहां खड़े होने का, वो उतना आर्ग्यूमेंट करेगा, वो ले आएगा। अब मान लेते हैं कि एवरेज प्राइस वो 600 रुपए में ले आया कोई भी पर्सन, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना जो चीजें मैं कह रहा हूँ, आप 600 रुपए में वहां से लाए, होता क्या है बेटा, यही मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आगे और भी लोगों को देते हैं। अब होता क्या है कि इन सीनरीज के ऊपर होगा क्या, पीछे कार्डबोर्ड होता है ब्राउन कलर का, उसके ऊपर मान लो ये सीनरी चली गई कहाँ पे, आर्चिस गैलरी के अंदर, उठ के पहुंच गई। अब वो क्या करेगा, सबसे पहला काम, वो पीछे के जो प्लेन कार्डबोर्ड है उसके ऊपर आर्चिस का एक रैपर लगा देगा, वो बन गई अब आर्चिस का ठप्पे वाली सीनरी, वो हो गई आर्चिस, ठीक है। अब गैलरी भी डिपेंड करेगी, अगर मान लो अपने एरिया में है तो यहाँ पे वो दे देगा क्या, 1500 रुपए, 20% डिस्काउंट 1200 रुपए, हमें देखेंगे 20% डिस्काउंट सिर्फ, हम ले आएंगे 1200 में। कितने की थी, 600 की, इसमें भी वो कमा रहा था, आपने कितने की ली, 1200 रुपए की ली। वही अगर सिंधी लाल क्वार्टर जैसे एरिया में या लक्ष्मी नगर की किसी आर्चिस गैलरी में V3S मॉल में लग जाएगी जाके, वो वहां पे लगाएगा 3000 रुपए, 30% डिस्काउंट, आपको लगेगा 30% डिस्काउंट चल रहा है, भारी छूट, 2100 रुपए में आप लेके आओगे वहां से, ठीक है। वो आपको 2100 की पड़ गई। अब पहुंच गए हम GK2 की, उसने लगाया होगा यूनिक गैलरी, नाम ऐसे ऐसे रखेंगे GK2 में, वहां पे ट्रेंड अलग चल जाएगा, वहां पे बोलेगा वो सीधा 7000, 8000, 50% ऑफ। आप और ज्यादा खुश, भाई GK2 तो सस्ता है, रामनगर से वहां तो 20% मिल रहा था, यहाँ तो 50% मिल रहा है, आप लेके आए वहां से 4000 रुपए की। अब हुआ क्या, जो समझाना चाह रहा हूँ, एक ही सीनरी अलग अलग जगह पहुंची, अलग अलग जगह जाके उसकी कीमतें क्या होती चली जाएंगी बेटा, चेंज होती ही चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये एक चीज की बात नहीं है। अगर हम खाने पीने की बात करें, देखो सीधी सी, आप यहाँ नॉर्मल किसी भी, चाहे जनता होटल है, कोई भी XYZ यहाँ का कोई भी रेस्टोरेंट उठा लो, आप वहां से खाना लेके आओ, ठीक है, जहाँ पे बिलिंग नहीं होती, तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लच्छा पराठा उठाओ, 25-35 मैक्सिमम ये रेट है। चलो अब ये यहाँ के रेट है, लच्छा पराठा बनेगा भी तंदूर में, बनेगा भी आटे से, मक्खन ही लगेगा, यही सब कुछ कहीं से भी खा लो आप, इसके अलावा तो उसमें कुछ और कारीगरी नहीं कर सकते आप, है कुछ ऑप्शन, वैसे ही बनना है। लेकिन अब हुआ क्या ये समझो, अब आप चले गए CP के अंदर, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके आपने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, अब होगा क्या, जब वहां पे बिल आएगा ना, तो उस बिल के ऊपर आएगा 37.5 रुपीज GST लच्छे पराठे के ऊपर, वो कॉस्ट नहीं होगी, वो तो इतने का तो GST होगा जितने का लच्छा पराठा खा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट कितनी आ रही होगी, 150 रुपए का लच्छा पराठा, 250 रुपए का एक लच्छा पराठा। रीजन क्या हुआ, भाई सीधी सी बात है, उसने सर्विस प्रोवाइड करी, आपको AC में बिठाया, भाई आपको थोड़ी सी इज्जत मान दिया, जो घर में नहीं मिलता वहां पे मिल गया, तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या हुआ वहां पे बेटा, बेसिकली चीज एक ही होती है, लेकिन अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है बेटा, प्राइस चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। ये मान के चलो हर जगह पे क्या होता है, अलग अलग सिस्टम चलता है हमारा। और बहुत सारे एग्जांपल्स अभी मैं आपसे पूछूंगा, अभी तो दिमाग लगाना कैसे। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है, कहता है इंडियन रेलवे चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम अ डिफरेंट कस्टमर, कैसे करती है भाई, सीधा सा लॉजिक है, वो ये कहती है कि आप, एक ही ट्रेन है, एक ही ट्रैक पे जानी है, एक ही स्पीड से जानी है, आप इकोनॉमी क्लास में हो अलग रेट है, आप AC डब्बे में 2 टायर वाले में हो अलग है, लेट के जा रहे हो उसके अलग हो गए, 60 साल से ऊपर हो उसका अलग है, गवर्नमेंट जॉब में उससे अलग चार्जेस है। तो सबसे ही क्या कर रही है, वो अलग अलग तरीके से चार्ज कर रही है, जबकि सब कुछ सर्विसेज वगैरह सब कुछ क्या मिल रहे हैं आपको, वो सेम ही मिलनी है, और सेम टाइम पे पहुंचेगी। ये नहीं है कि जिसने 3000 दिए थे उसका डब्बा पहले पहुंच जाएगा, आपकी ट्रेन पीछे पहुंचेगी, सारे एक साथ ही उतरोगे ट्रैक पे जाके। लेकिन क्या हुआ, प्राइजेस क्या हो गए आपके सारी जगह पे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है इलास्टिसिटी एंड शेप ऑफ डिमांड कर्व, ये इंपॉर्टेंट होता है, जरा ध्यान से समझना कि मोनोपोली के अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो कैसे होता है। कहता है डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड इंडिकेटिंग मोर कैन बी सोल्ड ओनली लोअरिंग ऑफ द प्राइस। नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है बेटा डिमांड कर्व का कि मोनोपोली के अंदर
अगर आप अपनी डिमांड को बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी चीजों के प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। कहता है डिमांड इज लेस इलास्टिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। लेस इलास्टिक क्यों है, लेस इलास्टिक का मतलब क्या है कि इसके प्राइस में चेंज आने से इसकी डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। रीजन क्या है भाई, बिजली महंगी हो जाए सस्ती हो जाए उसका कोई जब सब्स्टिट्यूट ही नहीं है बच्चे, तो आप ये तो नहीं है ना आप कहोगे बीएसएस वाले को फोन करके धमकी दे रहे हो काट ले तू मीटर, काट ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते आप, कह सकते हो है हिम्मत ट्राई कर लो, नहीं करोगे ना क्योंकि उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास, आपको पता है वो काट गए तो हम बैठ जाएंगे आराम से। तो जब आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो बेटा जब उसके प्राइजेस ऊपर नीचे होते हैं ना तो उससे डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसका जो एमआर होता है मार्जिनल रिवेन्यू, एआर होता है आपका क्या, एवरेज रिवेन्यू, ये दोनों ही कर्व कैसे बनेंगे आपके, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे, the product sold by the monopolist has no close substitute and the firm faces no competition, firm is a price maker। देखो क्या हुआ यहाँ पे, कहता है इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए जो फर्म है बेटा वो एक तरीके से क्या है यहाँ पे, प्राइस मेकर कहलाती है। प्राइस मेकर का मतलब होता है चीजों के जो प्राइस तय किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, सारे के सारे कंपनी के द्वारा। मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बीएसईएस भी है, अगर उसने बिजली के प्राइस बढ़ाने हैं तो वो बढ़ा सकती है, घटाने हैं तो वो क्या कर सकती है, घटा सकती है। रीजन की उसका मोनोपोली है कि राइट चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, फिर आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो बेटा इस तरीके की मार्केट के अंदर ना ये होता है आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट, मतलब कहता है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यू फर्म टू एंटर एंड देयरफॉर मोनोपोली फर्म एंजॉयज द एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन एज फर्म डू नॉट फेस एनी कंपटीशन। मतलब कहता है क्योंकि इस तरीके की मार्केट के अंदर किसी दूसरे का आना पॉसिबल नहीं होता इतनी इजीली, इसीलिए फर्म को क्या मिलता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। बेटा एबनॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, जब आपका टोटल रिवेन्यू इज ग्रेटर देन योर टोटल कॉस्ट। यानी आप क्या कर रहे हो, आप 10 रुपए की चीज बनाते हो जिसमें आपने सोचा था 8 रुपए की कॉस्ट है और 2 रुपए का मेरा क्या है, प्रॉफिट है। तो आप कितना प्रॉफिट लेके चल रहे थे, नॉर्मल प्रॉफिट था 2 रुपए, लेकिन आप उस 10 की चीज को 14 में भी बेचने में कैपेबल हो। तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, अब एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कब कमा सकते हो, जब आपका कोई मार्केट में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट, और ये किस कंडीशन में होता है, जब आप मोनोपोली की बात करते हो। तो मोनोपोली में दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए जो बेचने वाला है वो अपने प्राइसेस को बढ़ा और घटा सकता है, जिसकी वजह से उसके पास क्या ऑप्शन होता है बेटा, यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने का मोटिव, या वो कमा सकता है। फिर आता है सिंगल सेलर। कहता है देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी एंड हैज अ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड द कमोडिटी, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड द इंडस्ट्री। कहता है क्योंकि बेचने वाला कौन है बेटा, सिर्फ एक। ठीक है, तो उसका हर चीज के ऊपर, प्राइस के ऊपर कह लो, सप्लाई के ऊपर कह लो, सबके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, उसी का ही रहता है। एग्जाम्पल समझते हैं, कोविड के अंदर देखो, अगर मान लो ये जो वैक्सीनेशन है गवर्नमेंट ने निकाल के, किसने निकाली होती बेटा, प्राइवेट ने निकाली होती, तो सोचो इसके प्राइस कहाँ जाते, क्या आपको मिल पाती, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। रीजन, निकालने वाला मोनोपोली पे चला जाता क्योंकि उसी के पास था सब कुछ, उसने निकाल दी, और गवर्नमेंट के हाथ में ना होगी, वो प्राइवेट एंटरप्रीनियर के हाथ में होती, तो वो किस लिए काम करता, प्रॉफिट के लिए काम करता। अगर वो 5,000 रुपए की भी डोज देता तो आपको वो लेनी पड़ती, लेते ना, और सब लेते, ये नहीं है कि एक जना नहीं लेता एक लेता, सभी लेते उसको। तो इसका मतलब क्या है कि मोनोपोली के अंदर आपके पास पूरा ऑप्शन होता है उस चीज को क्या करने का, प्राइजेस को बढ़ाने का और घटाने का। अब देखो बेटा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कॉजेज ऑफ मोनोपोली क्या है। अब जो मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई मोनोपोली बनती कैसे है, सबसे पहला क्या आया, पेटेंट राइट। पेटेंट राइट का मतलब मैंने अपने प्रोडक्ट को पेटेंटेड करा लिया, लीगली उसे क्या कर दिया, एक तरीके से ट्रेडमार्क ले लिया, रजिस्ट्रेशन करा के पेटेंट राइट ले लिया कि मेरे अलावा अब इसको कोई यूज। पेटेंट का मतलब होता है बेटा, अगर मान लो मारुति किसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ियां बना रही है, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऊपर का ढांचा नहीं, अंदर का ढांचा जिसके ऊपर वो टिकी हुई है पूरी की पूरी गाड़ी, वो प्लेटफॉर्म कहलाता है। अगर वो मारुति ने कह दिया ये प्लेटफॉर्म मेरा है, पेटेंटेड है, मैंने डिजाइन किया है, तो दूसरी कोई भी कंपनी उस डिजाइन को यूज, ठीक है। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर भी क्या होता है, इसका एक तरीके से कंट्रोल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था पिज्जा हट की, बेस भी अपना, सॉस भी अपनी, सब कुछ क्या होगा उसका अपना होगा। कार्टेल का मतलब होता है बेटा, ये अभी अलग से समझाऊंगा, कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप्स बना लेते हैं आपस में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कार्टेल का कि भाई टोयोटा और इसका जो एग्जांपल ले रहे थे, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे लीगल बैरियर्स। और किसी भी मोनोपोली वाले बिजनेस में आने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे बच्चे, काफी सारे लीगल बैरियर्स होते हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा, तब आप मोनोपोली के अंदर आ पाओगे। जैसे कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज का मतलब क्या है,
कहते हैं when the firm owns all the deposit of the some specific material and it has no direct competition and enjoy monopoly, मतलब कोई चीज ऐसी है जिसको सारा का सारा किसने खरीद लिया, एक कंपनी ने खरीद लिया, तो क्या होगा, सारा सामान उसके पास है, तो उसका क्या बन गया, उसके ऊपर मोनोपोली राइट बन गया। तो वही कह रहा है कि कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज का मतलब है जब एक सिंगल कंपनी सारा का सारा, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, हमने क्या करा, वो सारे की सारी चीजें हमने खुद से खरीद ली, तो उसके ऊपर किसका राइट आ गया बेटा, पूरा का पूरा हमारा राइट आ जाएगा। ठीक है, अगला ओवर पेटेंट राइट, कहता है समटाइम वन फर्म में गेन एक्सक्लूसिव राइट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ गुड, नो अदर फर्म कैन दैट टेक्नोलॉजी। आपने कोई टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर आपने पेटेंट राइट करा दिया, तो अब उस टेक्नोलॉजी को सामने वाली दूसरी कंपनी कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ठीक है, आपको सेम तरीके की कोई भी चीज इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सामने कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर आता है लीगल बैरियर, sometime government may impose restriction on the entry of the other enterprises in the particular field like Indian Railways। जैसे इंडियन रेलवेज है, उसमें गवर्नमेंट कभी भी किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को आने नहीं देना चाहती। रीजन क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या हो जाएगी बेटा, महंगी हो जाएगी, क्योंकि ये जो इंडियन रेलवेज है ना, हमेशा घाटे में ही रहती है। ये चलाई जा रही है सोशल वेलफेयर के लिए, कि वो लोग जो कि ट्रैवल नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे की शॉर्टेज है, तो इसके लिए चल रहा है। अगर इसे हमने प्राइवेटाइज कर दिया तो ये भी महंगा हो जाएगा, तो उनके पास वो चीज नहीं बचेगी, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी इसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को नहीं देती। कार्टेल क्या है, कहते हैं व्हेन लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स क्लियरली एंड ओपनली एग्री टू वर्क टुगेदर। देखो, ओपेक एक संस्था है बेटा, ठीक है। अब इसका समझना है कि एग्जांपल क्या होता है बेटा, कि जब ना बहुत सारी कंपनीज हैं, मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, कि एग्जांपल से समझो, ABCD 3 कंपनीज है, 4 है मान लो, चारों अपना अपना ऐड कर रही हैं और सेम ही तरीके का प्रोडक्ट बेच रही हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रीबॉक और एडिडास पहले अलग अलग होते थे। पहले क्या होते थे, इन्होंने क्या कर लिया, आपस में एक दूसरे को टेक ओवर करा। रीजन क्या होता है भाई, रीबॉक भी है, एडिडास है, दोनों ही जूते बेच रहे हैं, दोनों अपना अपना ऐड चलाएंगे, खर्चा होगा, कंज्यूमर बटेगा, प्रॉफिट बटेगा। तो कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, आपस में मर्ज हो जाती हैं और एक सिंगल कंपनी बना लेती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ABCD 4 कंपनी थी, चारों अलग अलग क्या कर रही थी, अपना अपना ऐड कर रही थी, लेकिन चीजें सेम बेच रही थी। तो बाद में उन्हें ध्यान आया, यार एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी हो रहा है, अलग अलग हमने मॉल्स में दुकानें भी खोली हैं, उसका खर्चा भी हो रहा है, मार्केटिंग का खर्चा भी हो रहा है, तो क्यों ना हम एक ही जगह पे मिलके क्या कर ले, एक सिंगल कंपनी चलाएं, जिससे कि प्रॉफिट हमें सबको मिले। तो उसे बोला जाता है क्या बनाना, कार्टेल बनाना बोलते हैं हम उसको। ठीक है,